बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या फिर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन वही हमारी लिमिटेशंस, वही हमारे बुनियादी हकूक़ के हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि किसको वापस लाना है, किसको गद्दी पे बिठाना है, वो अपनी ओन पे भी फैसले नहीं कर सकते। उनको भी बहुत सारे लोगों की, या आप कह लें मुल्कों की, या अपने आकाओं की रजामंदी चाहिए। और अगर वो आका नहीं है तो आस पड़ोस के लोगों की तो रजामंदी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने भी तो मुल्क चलाना है, उन्होंने भी तो मईशत चलानी है। और जाहिर बात है, जब तक उनके पास लोगों की रजामंदी नहीं होगी, कॉन्सेंट नहीं होगा, तो उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होंगी। अब किसको लाना है, किसको बचाना है, किसको गद्दी पे बिठाना है, इसके लिए जी अपने घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं और पूरी दुनिया में घोड़े दौड़ाए जा चुके हैं। और घोड़ों का काम यह है कि खबर लेकर आना। घोड़ों को टारगेट दिया गया है, असाइनमेंट्स दी गई हैं, और असाइनमेंट्स ये दी गई हैं कि आपने जाना है, पता करना है कि किसकी क्या रज़ा है, और फिर हमें आकर बताना है, और फिर हम उसके हिसाब से फ़ैसले करेंगे। अब रज़ा में तो देखा जाए, हम पहले खुलकर बता चुके हैं कि सऊदी अरब की क्या रज़ा थी, अरब अमारात क्यों खुश है, गवादर का जो हमारा सी पैक है वो नाकाम हो रहा है, तो इस पर खुशियाँ सबसे ज़्यादा अरब अमारात ही मना रहा है। ऊपर से सऊदी अरब के भी कुछ अपने मफादात थे, जो कि एक शख्स की होने की वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका, हमारा आका भी खड़ा हुआ है। और अब तो किसी ने लिखा था कि ये जो हमारे वॉइस रॉय होते हैं उनकी तरह अमेरिका बिहेव कर रहा है, पूरे हमारे इदारों के पास जा रहा है, गवादर भी वो गया है, तो उसकी क्या रज़ा है, और हमारे अपने मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं। अब जब सबके एक जगह कॉन्सेंसस डेवलप्ड होंगे, अब मैं थोड़ा सा खुलकर अगर बात करूं तो तमाम ममालिक जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे बराबर के, जो इनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कुछ इस्लामिक ममालिक हैं और कुछ हमारे पड़ोसी हैं, उन सब की कॉन्सेंट, उन सब का अप्रोच, के उनकी क्या ख्वाहिश है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो लोग डेट सोच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक घोड़े अपनी रिपोर्ट्स लाकर सबमिट कर देंगे, और घोड़ों की रिपोर्ट के मुताबिक ही फैसला होगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या फिर इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन होगी। अब अगर आपने मुईद पीरज़ादा का वीलॉग सुना होगा और मेरे पिछले वीलॉग सुने होंगे, तो उसमें मैं बहुत क्लियरली ये बात कर चुकी हूँ कि PMLN का फ्यूचर नहीं है। PML अपने पाँव पे खुलाड़ा मारने के बजाय अपना पाँव वो खुलाड़े में मार चुकी है, सिर्फ 16 महीने के लिए गवर्नमेंट चाहकर, या फिर शायद वो केसेस माफ़ करवाना उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिन केसेस में वो फंसी थी और वो चाह रही थी कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम इन तमाम केसेस से निकल आएंगे, और उसने अपनी ये हुकूमत कर ली थी, कबूल कर ली थी, तो वो ना इधर के रहे और ना वो उधर के रहे हैं। अब जिस तरह हमने बताया था कि उनकी कबूलियत नहीं है अवाम में, वो हर तरह से लूज़ वाली सिचुएशन में है। और यहाँ पर अगर सर्वाइवल अगर किसी की है, या आपको दो पार्टीज़ नज़र आ रही हैं, वो PTI और पीपल्स पार्टी ही मौजूद है। इन हालात में PMLN या नवाज शरीफ की वापसी क्या वाकई PMLN को फायदा करेगी? और जो उसको लेकर आएंगे, इन केस वो उसको लेकर आ जाते हैं और ये फैसला होता है कि नवाज शरीफ आएगा, तो वो फिर किस हद तक कामयाब हो जाएगा अवाम को अपने साथ मिलाने में, और अगर उसकी हुकूमत बन जाए तो क्या अवाम कबूल करेगी ये फैसले? क्योंकि अभी वो लोग जिनके घोड़े रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, उन्होंने अवाम की पल्स भी देखनी है। आप बाकी रिपोर्ट्स तो ले आएंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी आवाम आपके खिलाफ है और पूरा रियासती जो ढांचा है वो कैद में, आप समझ रहे हो, कैद में वो शख्स है जिसको आपने पाबंदी सलासल कर दिया है, कैदी नंबर 804 में। असल में तो पूरी सिस्टम, पूरी रियासत और पूरा इंतज़ामी ढांचा अभी कैद में है। आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आप खुद से मईशत नहीं चला सकते, खुद से अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते, खुद से आप डॉलर को काबू नहीं
कर सकते। कहते हैं ना, जिसकी होती है, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है वही वो कर सकता है। मतलब मेरा काम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का 1+1 करती हूँ मैं, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, अब वो छोड़कर मैंने जो है असला बारूद पकड़ लेना है, जंगें लड़नी है, तो मैं नहीं लड़ पाऊंगी। तो जो मेरा काम है, जिसे कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, वही होता है। जो काम कर सकते हैं आप उसको ही लेकर आएंगे तो होगा। लेकिन अब यह है कि 10 अक्टूबर की डेट आई हुई है, अंदर से खबरें आ रही हैं कि 10 अक्टूबर को चीज़ें फाइनल और खुलकर सामने आ जाएंगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन वही बात यह है कि वो जेल में जाकर सुकून से किताबें पढ़े और दूसरी तरफ लोग सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, अब क्या करें, अब किससे बात करें, अब कौन सा फैसला लें, डॉलर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें फिर ऊपर चली गई हैं और इस सूरत हाल को काबू में पाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं कि कहीं से कोई वे आउट निकले, कहीं से, जिसे कहते हैं ना, हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अभी वो लोग जो फैसले करना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि फैसले करने पर वो कुदरत रखते हैं, तो उनको भी कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए उनको लग रहा है कि 10 अक्टूबर तक वो अपना सपोर्ट सिस्टम हासिल कर चुकेंगे, इसलिए वो उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। दूसरी तरफ जी बंदियाल साहब ने कहा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मैं डूबता सूरज हूं, आप उभरते सूरज हो, आपका वक्त बाकी है, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं जाते जाते वो कर जाऊंगा कि तुम लोग को नानी याद आ जाएगी। तुम लोगों ने मुझे 16 महीने जिस तरह कभी मुझे डट के खड़ा करवा दिया, तो कभी डंडा बरदार फौज लेकर, कंटेनर लेकर मेरे ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मुझे को धमकियां लगाई हैं, तो अब ज़रा भुगतो। वो जाते जाते जी नैब तरामीम कलअदम करके चले गए हैं। और अच्छा, साजिश के कलअदम नहीं किए हैं उन्होंने। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अब इमरान खान साहब आपको 90 दिन का रिमांड झेलना पड़ेगा, आपकी ज़मानतों पर ज़मानतें नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह ज़रा बुखलाहट में थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं, तो वो चाल बड़ी अच्छी चलकर गए। उन्होंने वो सारी तरामीम को नहीं छेड़ा है, उन्होंने चंद तरामीम को छेड़ा है। और उनमें ये है कि 50 करोड़ वाली की जी, जिसकी 50 करोड़ तक करप्शन है वो माफ़ है, ऐसी वाली उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी नहीं है, वापस आ जाओ। और ये जो लोग कह रहे थे ना हमारे बीवी बच्चों के नाम जायदाद है, हमें क्या पता कोई ऊपर से छत फाड़ कर दे गया होगा या मनोसलवा गिर गया होगा, इसके हम जवाबदार नहीं है। तो उन्होंने कहा भाईजान जवाबदार तो तुम ही हो कि तुम्हारी बीवी के पास इतनी जायदादें कहाँ से आई और तुम्हारे बच्चों के पास इतनी जायदादें कैसे है, कहाँ से तुम लोगों ने बाहर के मुल्कों में घर बना लिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें कहा था ना कि बाहर से अगर ये गवाही भी आ जाए कि इनके पैसे हैं तो वो नहीं मानी जाएगी गवाही। तो उन्होंने कहा नहीं जी, गवाही तो जहाँ से भी आए मानी जाएगी। तो यहाँ पे वो फंसे हैं बुरे और वो फंसा कर चले गए सबको, सियासतदान को तो फंसाए ही फंसाए उन्होंने फायज ईसा को भी फंसा दिया है कि अब रिव्यू पिटीशन आएगी। सबसे पहले इसको चैलेंज कौन करेगा? अभी तक तो चैलेंज करने वाला सामने आना चाहिए। क्या हुकूमत वक्त जो निगरान सेटअप है वो चैलेंज करेगा? क्या उसके इख्तियारात हैं? लेकिन यहाँ मैं इख्तियारात की बात नहीं करूँगी क्योंकि हर कोई अपने इख्तियारात से बाहर निकल कर ही खेल रहा है। निगरान हुकूमत जो काम करी है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मैंडेट में है, लेकिन वो काम कर रही है। जो उसकी मैंडेट है इलेक्शन करवाना, उस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई है। तो अब देखते हैं उसको चैलेंज कौन करता है, क्योंकि काकड़ साहब फंस तो आप भी गए, उन्होंने स्ट्रोक मारे, उन्होंने कहा जाते जाते वो तुम सबसे मैं बदला लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने तो काकड़ साहब आपको भी फंसा दिया है। अब तो आपके भी केसेस बहाल होंगे क्योंकि आपके भी वो नैब तरामीम की वजह से केसेस ख़त्म हो चुके थे। अब इम्तिहान में डाला है फायज ईसा साहब को। फायज ईसा साहब का जो आप पिछले कम से कम 1 साल से नैरेटिव देख रहे हैं ना, वो एक पर्सनैलिटी के तौर पे अपने आप को पहचान करवाना चाह रहे हैं और वो है कि जी वो अवाम हमदर्द हैं, अवाम दोस्त हैं, उनके लिए बुनियादी अवाम के बुनियादी हकूक़ मैटर करते हैं और वो अवाम के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये इस तरह का उनका है क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है जिस पर भी फैसला होना है अब वो फायज ईसा साहब खुद ही करेंगे। और उस पर भी वो कह रहे थे कि जो सो मोटो एक्शंस हैं वो सिर्फ अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर लेना चाहिए। तो करप्शन भी अवाम का एक बुनियादी मसला है क्योंकि जब करप्शन होती है तो अवाम भूखी मरती है, अवाम के हकूक़ पे डाका डाला जाता है। अब आपका इम्तिहान शुरू होता है फायज ईसा साहब के, आपने अगर ये नैब तरमीम को जो कि फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने फ़ैसला दिया था उसको आप कलअदम करार दे देते हो, आप उसको रिव्यू में ख़त्म कर देते हो, तो ये साबित होगा कि आपके लिए भी
करप्शन और करप्ट लोग मसला नहीं है। और ये जो आप कहते रहे कि अवाम के हकूक़, अवाम के बुनियादी मसाइल, वो सिर्फ ढकोसला ही था। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो, आप इसको इंडोर्स कर देते हो उस फैसले को, तो इसका मतलब ये है कि सियासतदान जो आपका इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जिस तरह सायरा बानू भी कहती थी कि हज़रत ईसा से ज़्यादा फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार हो रहा है, तो वो लोग जो आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप उनकी उम्मीदों में पानी फेरेंगे। अब आपने फैसला करना है कि आप अवाम के साथ खड़े हैं, अपने मुनसिफ के साथ, अपने मनसब के साथ इंसाफ करेंगे, अवाम के साथ इंसाफ करेंगे, या ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है कि आप एक सियासी पार्टी के साथ हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाला वक्त दूर नहीं है, ये जो नेक्स्ट अभी कमिंग मंडे है उसमें कॉज लिस्ट लगी हुई है और ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। और जाते हुए ये जो अभी हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि PIA के पास देने के लिए सैलरी नहीं है, हमारे अपने गवर्नमेंट के इदारे बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, लोग भूख से परेशान हैं, मर रहे हैं। और उसमें जी गवर्नमेंट ने एक और बम गिराया है, पेट्रोल बम, जो कि वो गिराती रही। अच्छा, बात ये कि मज़े की बात ये कि अवाम को इस बम से फ़र्क ही नहीं पड़ता, अवाम खड़ी हो जाती है लाइनों में पेट्रोल भरवाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अवाम क्या करती है, खुदकुशियाँ कर लेती है। बिजली के बिल आए, लोगों ने अपनी जी बाइक्स बेच दी, अपने घरों के चीज़ें बेच दी, मोबाइल बेच दिया, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अभी भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब हुकूमत को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लोग मरे जिए। क्योंकि देखें, बिजली के बिल अगर लोग नहीं पे कर रहे थे, उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो मीटर कटवा रहे हैं वो लोगों को सजाएं भी दिलवा रहे हैं। तो हुकूमत ने तो टस से मस नहीं होना है। और क्योंकि आपको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप खुदकुशी करोगे तो आपके बच्चे आपको गालियां देंगे, बाप मर गया, हमारे पीछे ये देखो छोड़ गया है सारा कुछ। लेकिन अगर आप अपने हक की आवाज़ उठा लेंगे तो शायद आपके बच्चे भी कहेंगे हमारा बाप खड़ा हुआ था हमारे लिए। आप पेट्रोल 26 रुपये महंगा हो गया, और सुनने में आ रहा है यही पेट्रोल 350 रुपये तक भी जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर इससे कम नहीं होता है या इसी जगह मेंटेन रहता है तो आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी। अब जिस तरह डॉलर को मेंटेन किया जा रहा है, वो मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये आर्टिफिशियली मार्केट फैक्टर से हटकर काम किया जा रहा है। आप मार्केट के रियल फैक्टर्स को उनकी असल हालत में खेलने ही नहीं दे रहे हो कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप आर्टिफिशियली हर चीज़ को डंडे के जोर पे काबू करने की कोशिश कर रहे हो। ये डॉलर है, 9 मई का वाकया नहीं है जिसको आप डंडे की जोर पे काबू कर लोगे, जेल में बंद कर दोगे तो वो उतार चढ़ाव उसका ख़त्म हो जाएगा। खुदारा मार्केट इकोनॉमी के अपने प्लेयर्स होते हैं, उसके साथ इकोनॉमी को उसकी ओरिजिनलिटी के साथ उसको खेलने दीजिए, ताकि मुल्क में जो भी इस्तेकाम आता है या गैर इस्तेकाम, वो एक ओरिजिनल होगा। आपके पास एक ओरिजिनल फिगर और चीज़ें सामने आएंगी, हकीकत से मबनी चीज़ें सामने आएंगी। जब हकीकत से मबनी चीज़ें आप सामने आएंगी तो आप फैसला कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आर्टिफिशियल है उसकी बेस पर आप फैसला करेंगे तो फिर वो फैसले कैसे होंगे। तो खुदारा अवाम पर रहम करें, क्योंकि वो भूखी मर रही है। अल्लाह हाफिज़।